नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, इसके चौथे चैप्टर के वर्स नंबर 26 से लेकर के 57 तक। पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा। इनफैक्ट अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है मेरा, तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को मत देखिए। सबसे पहले आप सबसे पहला जो वीडियो इस प्लेलिस्ट में है त्रिपुरा रहस्य का, वहां से देखना शुरू कीजिए। हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है एंड आप इसको इंटरेस्टिंग जरूर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसे इंटरेस्टिंग नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको इसे देखना है कि इंटरेस्टिंग है या वीडियो से एक सीक्वेंस में चलना होगा। बीच में से कहीं भी कोई वीडियो उठाकर अगर आप आएंगे, देन आई एम सॉरी, ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए शुरू से देखें। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 26 से लेकर के 57 इसमें कहा क्या गया है। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके सीक्वेंस में आगे हम चलते हैं। तो हेमलता जो है, हेमलेखा जो है, वो अपने पति को बता रही है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति अगर आग में झुलसा हुआ हो, किसी को आग झुलसा रही हो, सपोज मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई हो, या आग से मैं झुलस रहा हूं, अभी वो धुआं तक शांत नहीं हुआ है, पूरा शरीर बिल्कुल आग से जल रहा है, और उसी बीच में कोई चंदन का लेप लेकर के आ जाए और वो थोड़ा सा लगा दे, तो क्या मुझे फायदा मिलेगा? क्या मेरी जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, वो शांत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आपका भी अनुभव है, आप समझ सकते हैं कि जरा सी चंदन अगर रगड़ दी जाए, जरा सा कुछ लगा दिया जाए, और हम ये सोचें कि जो पूरे शरीर में आग के जलने की वजह से जो पीड़ा तकलीफ हो रही है वो कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से हम जो मनुष्य हैं, हम जो इंसान हैं, हमारी एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू होती है, दूसरी खत्म होने से पहले तीसरी शुरू हो जाती है। ये इच्छाएं एक एक करके आगे पीछे जाती आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये इच्छाएं एक के खत्म होने पर ही दूसरी आती हैं। इन सब के बीज हमारे अंदर पहले से होते हैं। आप ऐसे समझिए कि आम का जो एक पेड़ होता है, उसका एक बीज होता है, वो गुठली जमीन में गाड़ी जाती है। अगर वो गुठली जमीन में गाड़ी जाती है तो थोड़े दिन में उससे पेड़ उगता है। शुरुआत में वो छोटा सा होता है, बच्चा सा होता है। आगे चल करके जब वो पेड़ बड़ा होता है तो क्या उस पे फल एक बार आते हैं? नहीं। एक बार फल आए, एक सीजन में आए, फिर अगले सीजन में फिर आ जाते हैं, उसके बाद फिर अगले सीजन में फिर आते हैं। इस तरीके से हर सीजन में उसमें फल आते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा जो पूरा अस्तित्व है, जिस चीज से हम बने हैं, जिस तत्व से हम बने हैं, जिसे परमात्मा का अंश या आत्मा कहते हैं, वो एक बीज की तरह है, वो एक सीड की तरह है। वो अपने भीतर सब छुपाए हुए है। जैसे आम का एक छोटा सा जो गुठली है, छोटा सा जो बीज है, जब वो जमीन में गाड़ा जाता है तो अपने भीतर न जाने कितने आम के जो फल हैं उनको अपने अंदर छुपाए हुए है। ठीक उसी तरीके से हमारा पूरा जो अस्तित्व है, जैसे उस अस्तित्व में जो वासना होती है, हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो वासना की वजह से है, वो इच्छाओं की वजह से है। उन इच्छाओं में, उन इच्छाओं का जो बीज है, वासना का बीज उसी को कहते हैं। उस वासना के बीज में बहुत से फल हैं, पहले से ही हैं। वो तो बाद में सामने आते हैं। हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं किसी एक इच्छा पे, पहले हम किसी एक फल पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, लेकिन फल तो ढेर सारे हैं क्योंकि बीज तो पहले से ही है। बीज में तो सारी संभावनाएं हैं अनेकों फल निकालने की। तो वो जो अनेकों फल हैं, वो जो ढेर सारे फल हैं, वो पहले से ही हमारे पास हैं। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि कोई आदमी अगर आग से झुलस रहा हो, इसको कंपेयर कीजिए, मेटाफोरिक लैंग्वेज है, किसी आदमी के पास पहले से ही वासनाओं का बीज है, जिसमें अनेकों वासनाओं के फल लगने की पूरी उम्मीद है, और वो होगा ही होगा। उस आदमी को थोड़ा सा चंदन का लेप अगर लगा दिया जाए, यानी उस पेड़ से एक फल ले भी लिया जाए, तो क्या उस पर फल आना बंद हो जाएंगे? और भी फल आगे आएंगे। राइट? ठीक इसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि हम और आप वासनाओं के पुतले होते हैं। हमारी कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई लस्ट होता है, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो स्त्री को लेकर के हो, पुरुष को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के जो लस्ट होता है, उस लस्ट के सीड हमारे अंदर होते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस ही उस लस्ट की वजह से है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो लस्ट की वजह से है, किसी ना किसी इच्छा। लस्ट का मतलब केवल और केवल बुरी इच्छा नहीं है। ऐसी इच्छा नहीं है कि किसी के साथ सेक्स करना है, बस इसी को आप लस्ट समझे, नहीं। ये लस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है। लस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का लस्ट, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, चाहे वो किसी अच्छे स्वाद को लेकर के हो, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो है मटन खाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मछलियां खाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पनीर खाना। इसका शाकाहार और मांसाहार से, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका मुख्य लेना देना यह है कि क्या आपका माइंड अटैच है? अटैच है किसमें? स्वाद में। पनीर में अटैच होना, पनीर के स्वाद में अटैच होना उतना ही बड़ा अटैचमेंट है जितना कि मुर्गे के स्वाद में अटैच होना। मेन प्रॉब्लम अटैचमेंट है। इस बात को कोई समझाता बताता नहीं है कि मुख्य प्रॉब्लम अटैचमेंट है। मुख्य प्रॉब्लम, मुख्य समस्या है लगाव, तृष्णा मुख्य स्वभाव है, मुख्य समस्या है, जो भगवत गीता में बताई गई है कि कर्म के फल के प्रति इच्छा, उसके प्रति जुड़ी हुई तुम्हारी वासना, और उसके सफलता या असफलता से जुड़ी हुई तुम्हारी इच्छा, जो कि वासना है तुम्हारी जीतने की, हारने की। उसी तरीके से भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो
आपकी इच्छा होती है, जो तुम्हारी इच्छा होती है, जो तृष्णा होती है, जिससे तुमने सुखों और दुखों को बांध रखा है अपने, वो सब के सब तुम्हारे असली दुख का कारण है। वो सब के सब जो है तुम्हारी तकलीफ का कारण है। वो पहले से है, तुम्हारे अंदर उसका बीज है। जब वो बीज तुम्हारे अंदर है तो एक आध फल तोड़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई आदमी पूरी तरीके से आग में झुलस रहा है और थोड़ा सा उस पर चंदन का लेप या थोड़ा सा ठंडा पानी या बर्फ किसी एक कोने पर रख भी दोगे तो क्या हो जाएगा, शांति थोड़ी मिल जाएगी। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है मेटाफोरिक वे में, एक पर्सोनिफिकेशन करके, समस्याओं का पर्सोनिफिकेशन करके यहाँ पर चीजों को रखा गया है। आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो सब के सब अलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं, और सबसे ज्यादा जिस अलंकार का या जिस मेटाफर का यूज किया गया है उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी चीजों को इंसान के रूप में सामने रख करके बता देना, किसी चीज को समझाने के लिए उसका एक इमेजिनेशन, एक ह्यूमन फॉर्म में इमेजिनेशन कर देना। जैसे अगर मुझे ये दिखाना है कि जो है घड़ी कैसे चलती है, ठीक है, तो घड़ी के अंदर आपस में सुइयां आपस में बात कर रही हैं, वो बता रहे हैं कि अरे मैं आगे बढ़ गई, तू आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि घड़ी की एक सुई आगे बढ़ती है तो दूसरी की भी आगे बढ़नी है, तो घड़ी का पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ऐसे करके कहानियां सुनाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर दोस्ती का महत्व तो सिखाना है, फ्रेंडशिप का अगर इंपॉर्टेंस बताना है, तो बचपन में एक कहानी हम लोग पढ़ते थे, मेरे क्लास 1 में थी। 3 साथी थे, हिरन, कौवा और चूहा, ठीक है, और तीनों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन हिरन जो है जाल में फंस जाता है, चूहे को जो कौवा था उसे याद आता है कि हमारा एक दोस्त है चूहा जिसके दांत बड़े मजबूत होते हैं, कुछ भी काट देता है, तो उसको बुला लाते हैं, उसको बुला के लाता है, काट देता है और हिरन आजाद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, हिरन का, कौवे का और जो आपका चूहा है, इन तीनों का क्या कर दिया गया, ये आपस में बातें कर रहे हैं जैसे हम और आप करते हैं। तो ये क्या किया गया, ये पर्सोनिफिकेशन किया गया है, चीजों को आसान ढंग से समझाने के लिए, एक इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए, ताकि चीजें याद बनी रहें। कैसे पुराने समय के लोग केवल और केवल मंत्रों को एक दूसरे से सुन करके याद रखते थे। ये श्रुति क्यों कहे जाते थे, जो वेद थे ये श्रुति क्यों कहे जाते थे, क्योंकि ये सुन सुना करके आगे जाती थी ये परंपरा। मेरे गुरु ने मुझे सुनाया, मैंने अपने शिष्यों को सुनाया, ऐसे करके सुन सुना करके ये परंपरा चलती चली आ रही थी। तो इतनी चीजें याद कैसे रह जाती थी, इतनी चीजें याद इसीलिए रह जाती थी क्योंकि बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही कनेक्टिंग वे में ये सारी चीजें समझाई जाती थी। पूरा का पूरा एक विज्ञान है, हर चीज का विज्ञान है, चीजों को सीखने तक का विज्ञान है, पढ़ने तक का विज्ञान है, कि बिना लिखे, जब आदमी लिख तक नहीं सकता था, तब ये वेदों के मंत्र सुन सुना करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले आए। ठीक है, यहां तक कि अगर आप रामचरितमानस देखेंगे, उसमें रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों में 16 मात्राएं ही होती हैं, 16 से एक मात्रा ज्यादा नहीं होती। सारी चौपाइयां देख जाइए, आप सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि 16 मात्राओं वाली एक कविता लिखनी है, 2 लाइनें लिख दो, पूरा दिन हो सकता है लगा दो आप, हो सकता है 4 घंटा मैं और आप लगा दें। लेकिन आप सोचिए तुलसीदास जी ने वो 16 मात्राएं आपस में रखते हुए बड़े अच्छे से समन्वित करके पूरी की पूरी इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख डाली है। तो ये अपने आप में एक साइंस था, और इसको जानने वाले, इसको पहचानने वाले, इस विज्ञान को जानने वाले और इसके अंतर्गत रहते हुए रचनाएं करने वाले अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज कतई नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आग में झुलसती हुई शरीर, देह में अगर चंदन का लेप लगाया जाए तो आराम नहीं मिल सकता, इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है। तो यहां पर हेमलेखा यही कह रही है कि अगर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो भी सकता हो कि किसी आदमी को अगर उसकी देह पूरी की पूरी आग में झुलस रही, उसको जरा सा चंदन का लेप लगा दें तो उसे आराम मिल जाए, तो फिर तो कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहिए, फिर तो सब सुखी होने चाहिए, क्योंकि ढेर सारे सुखों की इच्छा है, लेकिन किसी एक सुख के मिलते ही अगर वो सुखी हो गया तो फिर खत्म। लेकिन ऐसा है नहीं, एक सुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जाता रहता है। फिर आगे हेमलेखा पूछती है कि आप जरा मुझे बताइए कि आपको इन चीजों में सुख मिल कैसे सकता है, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है, इंसानों की तो आदत ही नहीं है, तो आपको कैसे मिलता है। उसके बाद उसने क्या किया, हेमलेखा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने ये कहानी सुनानी शुरू की जो कि इसी से रिलेटेड थी, लस्ट से ही रिलेटेड थी, सेक्स से रिलेटेड, लस्ट से रिलेटेड थी वो। उसने एक कहानी सुनाई कि एक राजकुमार था, उसकी एक बड़ी सुंदर सी जो है पत्नी थी, उसकी शादी हुई उसका अपनी जो है राजकुमारी से, और उसकी जो पत्नी थी वो क्या थी कि वो राजकुमार और रत्नी ये दोनों ही साथ में रहते थे, दोनों में आपस में देखने को बड़ा प्रेम था। लेकिन हो क्या गया था कि उसकी जो पत्नी थी, राजकुमार की जो पत्नी थी, उसका एक नौकर से रिलेशन था, एक अवैध संबंध था उसका उसके नौकर से। किसका? उसकी पत्नी का, राजकुमार की पत्नी का अवैध संबंध था। और उसका जो नौकर था वही बड़ा बदमाश था। वो क्या करता था कि जब राजकुमार शाम को बैठता था खाना वाना खा करके, तो ये राजकुमार के पास जाता था शराब लेकर के, उसको शराब पिला देता था, और इतनी शराब पिलाता था अपने हाथों से कि वो बिल्कुल मदहोश हो जाए। और उस मदहोशी में क्या करता था कि उसके कमरे में अंधेरा करके एक कनीज को, कनीज यानी कि एक, आप ये समझ लीजिए जिसको दासी कहते हैं, उस दासी को भेज देता था। और फिर वो जो राजकुमार था वो उस दासी को अपनी पत्नी समझ करके उसके साथ रिलेशन बनाता था।
ठीक है, ये होता था। तो ये नौकर क्या करता था, इस तरीके से राजकुमार को एक दासी के साथ भेज करके उसके रिलेशन बनाते हुए देखता था, बनाते हुए वहां पर रख देता था कि भैया ठीक है तुम ही रिलेशन बनाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता था, वो खुद राजकुमारी के पास जाता था, जो राजकुमारी थी, जो राजा की पत्नी थी, राजकुमार की पत्नी थी, उसके पास जाता था और उससे रिलेशन बनाता था, ठीक है। तो जो राजकुमारी थी वो बिगड़ी हुई थी इस तरीके से, ठीक है। और वो क्या करती थी, वो उस नौकर से संबंध बनाती थी और धोखे में इस राजकुमार से एक दासी के साथ संबंध बनवाए जाते थे, ठीक है। और ये हंसता था, मुस्कुराता था इन्हें संबंध बनाते देख करके, ठीक है। तो इस कहानी को वैसे सुनिएगा जैसे बताई गई है उस तरीके से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से मिला रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो है लस्ट से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, इस तरह की बातें हैं, तो इनको बहुत ही नॉर्मल वे में लीजिए। बिकॉज इन चीजों को जाने बिना, खुल करके इन चीजों के बारे में बात किए बिना, खुल करके इस लस्ट के बारे में बात किए बिना, जो कि लस्ट संसार का सबसे बड़ा लस्ट है, इससे बड़ा कोई दूसरा लस्ट नहीं है, इस लस्ट को लेकर के जो समस्या आती है, उस समस्या को अगर हमने समझ लिया, उस समस्या को ही हमने अगर पकड़ लिया कि ये लस्ट है क्यों और ये लस्ट वाकई में क्या सारा सुख इसी में है, अगर ये सबसे बड़ा लस्ट है और हम इसी चीज को चाहते हैं, इसी लस्ट को हर आदमी चाहता है, हर आदमी की इच्छा यही होती है, ठीक है। इनफैक्ट शादी के बाद भी सारी बातें छोड़ करके सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, अबाउट दिस लस्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। ये सारी तैयारियां होती हैं, सारी चीजें की जाती हैं, सबके मन में, लड़के के दिमाग में, लड़की के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, रेदर देन कि एक पति पत्नी के रिलेशन के, कि अब ये जीवन आगे कैसे चलाना है, वो बातें प्रथम नहीं होती। प्रथम बातें सबके दिमाग में यही चल रही होती हैं कि हाँ ये रिलेशंस इनके बीच में कैसे बने और कैसे एक जो है नवजीवन की शुरुआत हो। तो मुख्य रूप से यहीं पर सबका दिमाग रहता है, ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। लेकिन सब इसमें क्या करते हैं, शादी ब्याह के समय में भी सबके सब इसमें एक अलग तरीके के मजे लेने के लिए चुटकुले सुना करके या कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें, या फिर आप ये कह लीजिए कि फनी जोक्स या बहुत ही चीप टाइप के जोक्स क्रैक करते हैं, आपस में बातें करते हैं। इनफैक्ट जो लड़के की जो रिलेटिव्स हैं, उसकी भाभियां हैं, इनफैक्ट लड़की की सहेलियां हैं, जो भी हैं, दे ट्राई टू क्रैक सच काइंड ऑफ जोक्स, और ये एक तरीके से पार्ट बना दिया जाता है। ये एक ऐसा तरीका भी होता है सो दैट दोनों कंफर्टेबल हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात उन्हें ना लगे, राइट। बिकॉज इसको लेकर के एक सोसाइटी में एक छोटा, एक हमारे दिमाग में ट्रॉमा सा बना रहता है कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। तो जब शादी हो जाती है देन इट बिकम्स वैलिड, और तब जो है दोनों के दिमाग में ये बात डालना जरूरी होता है कि इट्स वेरी नॉर्मल, यू शुड डू इट, इट्स नाउ वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी इजी, आई मीन बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही इजी सी चीज है, ट्राई इट, राइट, डू इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट माँ बाप भी कहते हैं, माँ भी कह देती है, माँ भी कहते हैं कि जल्दी से हमें दादा दादी बनना है। व्हाट दे इंडिकेट कि यस मेक रिलेशन एंड मेक अस ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको इजी करने के लिए की जाती हैं, राइट। लेकिन हर चीज दिमाग में यहीं पर जाती है और ये सबसे बड़ा लस्ट है। वहां पर ये लस्ट नहीं रह जाता, वहां ये एक जरूरी चीज भी है, वहां पर एक लस्ट नहीं रह जाता। लेकिन जब लोग ऐसे, रेदर देन कि आपके पेरेंट्स नहीं है, जो भी नहीं है, मतलब आपके आपस के रिलेटिव नहीं है, तो उस समय जो लोग सोचते हैं, इनफैक्ट लड़का भी जो बात दिमाग में रखता है, ऑल ऑफ अ सडन सारा ध्यान उसी तरफ जाता है कि आई हैव टू मेक अ रिलेशन, ठीक है, अब मेरी लाइफ एक नए तरीके से शुरू हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है बताई जा रही हैं कि इस लस्ट को समझो। हेमलेखा अपने पति को यही लस्ट के बारे में बताना चाह रही है कि इसको अगर समझ गए तो बाकी चीजें समझना आसान हो जाएगा। ये क्यों सारे दुखों का जो सार है, सारी लस्ट का जो सार है, जो सभी प्रकार के दुखों का कारण बनता है, वो यही लस्ट है। तो इसीलिए इसी लस्ट पे वो गई, इसी लस्ट की तरफ वो गई, किसी और तरफ नहीं गई। वो धन दौलत, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उस तरफ नहीं गई। उसने सीधे वो चीज पकड़ी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हेमलेखा ने वही पकड़ी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है लस्ट को, लेकिन भगवत गीता ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हर चीज को टारगेट करती है, ठीक है। इसलिए यहां पर और भगवत गीता में थोड़ा अंतर है, वहां पे फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, साइंस भी है, यहां पर फिलोसफी ज्यादा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नौकर के साथ जो संबंध बनते थे उसके राजकुमारी के, ये कई दिनों तक चलता रहा ऐसा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नौकर को किसी काम से बाहर जाना था। जब नौकर को किसी काम से बाहर जाना था तो नौकर ने क्या किया कि शराब वहीं पर रख दी जहां पर वो रोज रखा करता था। लेकिन आज वो शराब पिलाने के लिए मौजूद तो नहीं था। जब वो शराब पिलाने के लिए मौजूद नहीं था तो राजकुमार ने शराब ज्यादा अच्छे से नहीं पी, क्योंकि जब वो मौजूद रहता था नौकर तो वो क्या करता था, अच्छे से पिला देता था, इतने अच्छे से पिला देता था कि ये बिल्कुल एकदम बेहोश होने की हालत में आ जाता था। लेकिन आज क्योंकि वो अपने आप पी रहा था तो उसने थोड़ा संभल के पी। जब उसने संभल के पी तो थोड़ा सा नशा हुआ उसे। नशे में वो अपने कमरे में गया, वहां पे पहले से ही वो दासी मौजूद थी, उसके साथ रिलेशन बनाया उसने। और उसके बाद जब उसे होश आया, क्योंकि नशा कम था, तो उसने देखा कि ये तो पता नहीं कौन है।
तो उसने जो है नौकरानी को धमकाया कि तुझे मैं काट डालूंगा अगर तुझे सही सही नहीं बताया तो कि ये क्या चल रहा है। तो उस नौकरानी ने सारी बातें बता दी, नौकर के बारे में भी सब कुछ बता दिया। राजकुमार ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने कहा कि तू मुझे सच सच बता, मुझे यकीन नहीं हो रहा नौकरानी, जो तू कह रही है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू सच बोल रही है। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, आज तूने कुछ धोखा किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे। तो उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, उस नौकरानी ने कहा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, हम जैसा करते हैं रोज वैसा ही करेंगे, वैसे ही हम रोज नाटक करेंगे, और एक दिन जब नौकर जब वापस आएगा तब आप देखना क्या होता है। तो एक दिन नौकर वापस आता है। जब नौकर वापस आता है उसी तरह से सारा नाटक किया जाता है, और अंत में जब ये अपने इसके पास पहुंचता है, दासी के पास, तो दासी के पास पहुंचने पर ये दासी उसको लेकर के जाती है जहां पर वो नौकर उसकी वाइफ के साथ यानी राजकुमारी के साथ रिलेशन बना रहा होता है। ठीक है, तो उसे देख करके वो बिल्कुल सन्न रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे, और उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसे क्या सजा दूं, अपनी पत्नी को क्या सजा दूं, इन्हें धोखेबाज कहना ये तो एक अलग की चीज है। जरा मुझे देखो कि मैं एक तो शराब के नशे में रहता हूं, होश में नहीं रहता, और ऊपर से शराब के नशे में रह करके मैं ये इमेजिन करता हूं कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जो सुख है, जो सेक्स का रिलेशन बनाने का सुख है, मुझे उस सुख में डूब जाना है। तो जब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता तो इन्हें क्या ध्यान होगा, जो पहले से ही, मैं तो नशे में होता हूं, लेकिन ये तो जो दूसरा नशा है जो इस नेचर ने दिया है, जो वासना है, उस वासना का नशा अगर इन्हें डुबा रहा है तो क्या ही जा रहा है, क्योंकि इनको तो केवल वासना का नशा डुबा रहा है। मैं अपने बारे में क्या कहूं, मैं तो पहले शराब भी पीता हूं ताकि आनंद की बिल्कुल अति कर दूं, उधम मचा के रख दूं। शराब भी पीता हूं और उसके बाद फिर उस वासना में जाना चाहता हूं। ये तो कम से कम होशो हवास में केवल वासना की ओर जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं। तो उसने कुछ कहा नहीं। आगे चल करके जो कुछ हुआ उसके बारे में आगे चल करके हम बात करेंगे। तो उसमें कुछ थॉट्स हैं जो उसने रखे अपने, तो उन थॉट्स के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये एपिसोड समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।